मैं पंजाब का होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में कैसे आया। मैं इसमें सबसे पहले तो ये बात जोड़ना पाऊंगा, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मातृभाषा की सेवा करने का मौका मिला। देखिए, लॉलीपॉप एक हिस्टोरिकल सॉन्ग है। लॉलीपॉप इसलिए जाना जाता है कि उसकी वजह से एक्चुअली भोजपुरी एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। प्लेटफॉर्म मेरे कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र की, एक जिले की, अभी यूपी बिहार को आप छोड़ दीजिए, मैं वैसे बात करता हूँ कि लिसनर्स ने उसको एक क्षेत्रीय सॉन्ग को उठा के एक नेशनल और इंटरनेशनल नहीं थे स्टार, लेकिन मेहनत इतनी की वो स्टार बन गए और आज भी सबसे बड़े ही स्टार है। सब भाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग राइट होना गया, सब कुछ हो गया। एक्चुअली उस एल्बम में 10 गाने किए थे, जिसमें 5 लॉलीपॉप वाली एल्बम में निकले थे और 5 मुखिया जी मनु कदम बोली निकले थे। तो वो गाना करने के जब 8-9 महीने बाद पता लगा कि ये गाना बहुत बाजार में, बिहार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वेव कंपनी के तब श्रीमान स्वर्गीय कुमार गौतम जी होते थे, बस उनसे ऐसा प्यार हो गया कि बस उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे साथ ही काम करोगे आप, और कहीं कुछ आप हमारा सिंगर कल्लू जिनको आप के नाम से जानते हैं, उनके बड़े सारे गाने, सनी सनिया के गाने, मिट्टू मार्शल के गाने, अगर मैं बताऊं तो हुक राजा जी कह लीजिए, चोलिया के हुक, या जो भी वो सीरीज चलती थी। उसके बाद मिट्टू मार्शल जी हो गए आपके, वो अपना कौन सा गाना चला था, मुर्गा मोबाइल बाटे, शायद उन्हीं का ही गाना था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बाद आप सकल बलुआ जी को ले लीजिए, चालू कर जनरेटर। उसके बाद आप खेसारी लाल जी को ले लीजिए, खेसारी लाल जी का वो प्रोजेक्ट करने में 3 साल 4 साल तक मैंने इतने गाने बनाए, शायद रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए कि मैंने 12,500 गाने बना दिए। 12,500 गाना बनाना आपस में एक रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम पहली बार आपको उस शख्स को कैमरे में कैद करने वाले हैं जिन्होंने भोजपुरी को जवा किया है, जिन्होंने भोजपुरी को सजा दिया है, जिन्होंने भोजपुरी के कई स्टारों को जीरो से हीरो बना दिया है। जी हाँ, पहली बार आज हम म्यूज़िक के उस सरताज से मिलाने वाले हैं जिनका नाम विनय बेनायक जी हैं, और पटना में आने के बाद सर से जानने वाले हैं कि सर क्या मकसद है और क्या क्या चीज़ें लेकर वह पटना है। चलिए पहले स्वागत करते हैं सर। बहुत स्वागत है, कैसे हो? धन्यवाद। मनचाहा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार दुलार देते रहिए और मनचाहा न्यूज़ टॉप नंबर 1 पे हमेशा रेट करता रहे, बना रहे। धन्यवाद सर, शुरुआत करेंगे। बेसिकली आप पंजाब से हो, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के प्रति रुझान कैसे सोचा आपने कि कुछ अलग किया जाए, और जब आपने अलग किया तो भोजपुरी के कई वैसे जीरो कलाकारों को सुपर स्टार बना दिया, और आज वह सिर्फ यूट्यूब की नहीं बल्कि यूनिवर्स में वह टॉप स्टारों की गिनती में आते हैं? जी, इस सवाल को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। जी। पहला भाग तो ये हुआ कि मैं पंजाब का होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में कैसे आया। मैं इसमें सबसे पहले तो ये बात जोड़ना पाऊंगा, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मातृभाषा की सेवा करने का मौका मिला। पंजाब का बेसिकली मेरे 4 फादर, सारा बैकग्राउंड पंजाब का है। मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। तो इसका सौजन्य जाता है सबसे पहले चंदा कैसेट को। चंदा कैसेट के जरिए पवन जी के हमने 4 गाने किए, जिसमें आप सबने वो गाना सुना होगा, कर लो नैना चार। पहला वो गाना था। हालांकि भोजपुरी भाषा मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती और अभी भी नहीं आती है, आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग, लेकिन भाषा में एक अलग सी मिठास है, एक अपनापन सा लगता है। तो इस भाग के अंदर मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि वहाँ डेस्टिनी बड़ी मैटर करती है। दिल्ली में काम करने के बाद वहाँ काम करने का मौका मिला, चीज़ों को संजोने का मौका मिला, और आप सब ने उस चीज़ को इतना प्यार दिया कि कंपनी को दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ा। अब नंबर 2 भाग पे आइए कि इस भाषा को समझ के काम कैसे किया जाता। भाषा चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, और मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ कोई पंजाबी गाना सुनते होंगे तो आपको वो भी समझ नहीं आता होगा, लेकिन उसकी वाइब्स, उसकी बीट से आपको वो नाचने पे मजबूर कर देता होगा। तो यही म्यूज़िक की खासियत है। हमारा देश, इतने भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, संगीत आपको हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो भाषा, उसके अंदर जो रुझान, उसके अंदर जो एक कह लीजिए आप संगीत की लय होती है, उसको आप फील करके गाना बनाना शुरू करते हैं। तो वही हमने कोशिश किया कि इसको समझा जाए, और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हमेशा कामयाब होता है। हमने कोशिश की कि चलिए, पहले जब यहाँ काम होता था तो बहुत सुंदर काम होता था। बिहारी ठाकुर जी या और जो हमारे सामने माननीय व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी को बहुत आगे लेके आए, एक टिपिकल स्टाइल होता था पहले, समझ रहे हैं ना। जैसे पुराने ज़माने के आप 80s के 70s के गाने सुन लीजिए, लता जी के, या और जो लेजेंडरी हमारे सिंगर हैं, मैं हिंदी की अगर बात करूं, उसी स्टाइल से यहाँ भी भोजपुरी में एक अपना रिवाज होता था। तो हम लोगों ने सिर्फ इसमें कोशिश इतनी की कि उसको नए कपड़े पहनाए। नए कपड़े पहनाने का मतलब है कि देखिए, वैसा ही चीज़ें, पारंपरिक चीज़ें लेकर उनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि वो यूथ को कैसे अट्रैक्ट करेगा। उस सर्टन चीज़ के जब मिक्सचर के बाद चीज़ें लोगों को पसंद आनी चालू हुई, तो एक रेवोल्यूशन अपने आप स्टार्ट हो गया। और आज भोजपुरी जिस टॉप पे है,
इसमें मेरा नहीं, पूरी इंडस्ट्री का, जो नए लोग भी काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो भी आदमी आता है ना वो पुराना देख के, पुराना सीख के उसमें कुछ ना कुछ नया एडिशन जरूर करता है और उसी से एक नई चीज़ तैयार हो जाती है और म्यूज़िक सदाबहार हमेशा जमा रहता है। सर, जब पवन जी, खेसारी जी शुरुआती दौर में आपसे मिले थे तो स्टार नहीं थे। जी। आपने उनको सजाया, उनके गानों को इस तरह से बनाया कि वह ऑलमोस्ट टॉप गानों में शुमार हो गए। लॉलीपॉप की बात कर लें सर, लॉलीपॉप की कुछ कहानी जो आपके दिल और जहन में वो अभी भी है कि वो जब आप मेकिंग कर रहे थे, बना रहे थे, म्यूज़िक डाल रहे थे, तो क्या क्या चल रहा था? क्योंकि उस समय बहुत ही नया नया था और आपके लिए भी काफ़ी वो चेंजेस था। देखिए, लॉलीपॉप एक हिस्टोरिकल सॉन्ग है। लॉलीपॉप इसलिए जाना जाता है कि उसकी वजह से एक्चुअली भोजपुरी एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। प्लेटफॉर्म मेरे कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र की, एक ज़िले की, अभी यूपी बिहार को आप छोड़ दीजिए, मैं वैसे बात करता हूँ कि लिसनर्स ने उसको एक क्षेत्रीय सॉन्ग को उठा के एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। जी। उस गाने की सबसे बड़ी ही यूएसपी ये है गाने की, नंबर 1। और नंबर 2 में मैं ये एडिशन करना चाहूँगा कि जब वो गाना बना रहे थे तो चलिए ठीक है, यहाँ जैसा चल रहा था म्यूज़िक, जिस तरीके का भी चल रहा था, बहुत बेहतरीन किस्म का चल रहा था। उस गाने की बीट्स, म्यूज़िक, मेलोडी और पवन जी की आवाज़ तो आप बड़े अच्छे से, बिल्कुल। जाहिर ही है ये कि वो जो भी करेंगे। अगर आप बात करते हैं कि वो स्टार नहीं थे, तो देखिए कोई भी बंदा स्टार तो बनता नहीं है, पेट से तो आता नहीं है, अपने मेहनत और कर्म से ही स्टार बनता है। लेकिन मैंने ये बातचीत उनकी जो काम के प्रति, आप कहेंगे कि जितना वो जुझारू थे या जितना उनमें काम करने का आपके लिए जो स्टेमिना था, वो अभी तक वैसा ही है, उससे बड़ा ही है। तो उस चीज़ को मिलाते हुए पवन जी नहीं थे स्टार, लेकिन मेहनत इतनी की वो स्टार बन गए और आज भी सबसे बड़े ही स्टार है। सब भाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग राइट होना चाहिए हर जगह पर ना। जैसे आप मान लीजिए अगर कोई अच्छी सी सब्जी बना रहे हैं, उसमें कुछ भी कमती बढ़ती ऊपर नीचे होगा तो क्या जाएगा, उसका मज़ा मिजाज सब जाएगा। तो म्यूज़िक भी इसी तरीके से है और सबकी मेहनत। सबसे पहले तो राइटर, अगर मेरा बस चले, अगर मुझे कोई अवार्ड शो करना हो या कुछ सबसे पहले किसी को क्रेडिट देना हो या सबसे पहले किसी को सबसे ज़्यादा पेमेंट देनी हो या सबसे बड़ा सम्मान देना हो, तो मैं सबसे नंबर रखूँगा 1 राइटर, जो गाने का जननी होता है, बेसिकली थॉट शेयर करता है। उसके बाद चलिए उसको डिज़ाइन जिस तरीके से किया जाता है, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि म्यूज़िक वालों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। बहुत बड़ा रोल है कि डिज़ाइन क्या करना है। नंबर 3, जब राइट कॉम्बिनेशन का सिंगर मिलता है, समझ रहे हैं ना, ये सारे आपस में एक कॉम्बिनेशन है, वो राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और तभी जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट बढ़िया बनता है। और पहले भी बने थे, हमारे पैदा होने से भी पहले बने थे, हमारे जाने के बाद भी बनते रहेंगे। बस ये कॉम्बिनेशन बरकरार करके रखना है सब चीज़ों के हिसाब से। और लॉलीपॉप इज़ अ हिस्ट्री, सब लोग बात चाहते हैं उसके बारे में, सुनना करना चाहते हैं। तो मेरे लिए थोड़ी सी वो फ़नी सिचुएशन है कि भाई बिल्कुल ही पैदल था मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, तो जैसे भी सिटिंग किया, जो भी किया, एक वाइब समझ में आई गाना करने के लिए। और गाना बनने के बाद, रिलीज़ करने के बाद, अभी तो यूट्यूब का डिजिटल ज़माना है, आप 1 सेकंड में सारी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सन 2008 की, तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं। गाना करने के बाद मन में यही था कि यार जिससे काम करने का ऑर्डर मिला है या जिस भी क्लाइंट ने बुक किया उसके लिए बड़े अच्छे से काम करके दें। गाना चला गया, सब कुछ हो गया। एक्चुअली उस एल्बम में 10 गाने किए थे, जिसमें 5 लॉलीपॉप वाली एल्बम में निकले थे और 5 मुखिया जी मन हो कदम बोली निकले थे। तो वो गाना करने के जब 8-9 महीने बाद पता लगा कि ये गाना बहुत बाज़ार में, बिहार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वेव कंपनी के तब श्रीमान स्वर्गीय कुमार गौतम जी होते थे, बस उनसे ऐसा प्यार हो गया कि बस उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे साथ ही काम करोगे आप, और कहीं कुछ आप काम नहीं कर सकते। तो बस वो सिस्टम फिर ऐसा चालू हुआ। उसके बाद लॉलीपॉप आया, फिर उसके बाद कल्लुआ, हमारा सिंगर कल्लू जिनको आप के नाम से जानते हैं, उनके बड़े सारे गाने, सनी सनिया के गाने, मिट्टू मार्शल के गाने, अगर मैं बताऊं तो हुक राजा जी कह लीजिए, चोलिया के हुक, या जो भी वो सीरीज चलती थी। उसके बाद मिट्टू मार्शल जी हो गए आपके, वो अपना कौन सा गाना चला था, मुर्गा मोबाइल बाटे, शायद उन्हीं का ही गाना था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बाद आप सकल बलुआ जी को ले लीजिए, चालू कर जनरेटर। उसके बाद आप खेसारी लाल जी को ले लीजिए। खेसारी लाल जी का वो प्रोजेक्ट करने में मुझे 7 महीने लग गए थे। मैं इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया था लॉलीपॉप के हिट होने के बाद। आप पूछ रहे थे ना कि क्या इस गाने के बीच में स्टोरी है। जी। उसके बाद तो ऐसा सिस्टम हो गया था कि एक जब आप मेहनत से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, और जब आपको पता लगता है, देखिए अभी तो क्या है कि मीडिया और सिस्टम एकदम आप सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं लोगों के साथ। तो तब क्या था कि न्यूज़ आने में थोड़ा सा टाइम लगता था। सीडी बनता था, कैसेट बनता था, लोगों के बीच में जाता था, लोग उसको पसंद करते थे, कंपनी को रिपीट ऑर्डर आता था, तो कंपनी वाले सोचते थे कि यार हमारा प्रोडक्ट सही
चल रहा है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग हुई। लॉलीपॉप प्रोडक्ट बड़ा अच्छा हिट हुआ। उसके बाद देवी गीत काफ़ी हमने किए पवन जी के। उसके बाद हमने मुखिया जी मन होके था बोली जो उसी एल्बम का पार्ट था, वो एल्बम रिलीज़ किया। तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल की, फिर एक ट्यूनिंग बन गई, बॉन्डिंग बन गई। फिर एक ना क्या हुआ कि बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट का दिल होता है एकदम कोमल, एक ना अलग किस्म का जुड़ाव इस इंडस्ट्री के साथ हो गया कि यार अगर लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो क्यों ना बेहतर से बेहतरीन किया जाए। बेहतर से बेहतरीन करने के बाद वो दौर में उस सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ना एक कड़वी सच्चाई और भी है जो मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँ सामने कैमरे के, जिससे हमारे आने वाले लोगों को और जो कर रहे हैं और जो करेंगे, अगर संदेश जाता है, वो कुछ सुधार करते हैं, तो ये सिर्फ अपनी मातृभाषा भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे साथ एक ट्रेजिक हिस्ट्री भी जुड़ी है इस चीज़ के लिए। मैंने जब 2008 में भोजपुरी काम करना शुरू किया तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैं समझ लेता था गाने का मतलब क्या है, राइटर से थोड़ी सी नरेशन ले लेता था, क्या है क्या नहीं है। 3 साल 4 साल तक मैंने इतने गाने बनाए, शायद रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए कि मैंने 12,500 गाने बना दिए। 12,500 गाना बनाना आपस में एक रिकॉर्ड है। मैंने सडनली इस लाइन से, भोजपुरी से, अपने आप को बैकआउट कर लिया। अब पूछिए, आप पूछिए कि ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा क्यों? बिल्कुल सर, आप पूछिए, दोबारा पूछिए, एडिट कर लीजिएगा। मेरे काफ़ी फ़नी कहानी है, मुझे सर सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे दर्शकों को भी मज़ा आ रहा है। एक बार सर आप खुद ही बता दो कि आखिर वजह क्या था? 3 साल के रियाज के बाद, रियाज बोलूँगा मैं, भोजपुरी गाने करने का रियाज, मुझे ये भाषा समझ में आने लग गई कि इस गाने का मतलब क्या है। तो फिर बैकआउट जाने का क्या मतलब था सर? जब मुझे इस गाने का मतलब लगा, मैं पवन जी या खेसारी जी या XYZ जो भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को उठा के एक साथ मुट्ठी बनी, तभी तो ये सब बाहर निकला। तो जब इनका देखा देखी और लोग जब रातों रात स्टार बनना चाहते थे कि हम भी करेंगे भोजपुरी, हम भी करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, भाषा का स्तर इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया, इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया। और जब मुझे भी समझ में आने लगा कि यार इस गाने का मतलब तो ये है, तो मैंने मन में प्रण कर लिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर हमने बहुत टाइम तक इन सब चीज़ों को वेट किया सुधारने का कि भाई कोशिश की, लेकिन क्या है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, बाजार है, सबको अपना अपना राइट भी है, लेकिन राइट भी सेंस में होना चाहिए ना, मतलब राइट एंड सेंस, जो भी आपको राइट है काम करने का, इस सेंस को रखना चाहिए कि भाई ऐसा भी तो गाना बनाओ जो घर परिवार में सुन सकें, ऐसा भी तो गाना बनाओ कि हम नाच सकें, पारिवारिक फंक्शनों में बजा सकें। गाना तो हिट तभी होता है ना जब आपको 4 जगह वो सुनाई पड़ता है। गाना हिट कभी नहीं होता कि गाने का व्यूज़ है 500 मिलियन और किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। कोई लॉजिक नहीं है ऐसा काम करने का। तो मेरा सबको निवेदन ही कह सकता हूँ या अपील कह सकता हूँ कि आप इस भाषा के लिए, या जिस भाषा से आप बने हैं, कलाकार बने हैं, आप हिंदी गाना नहीं गा रहे, आप पंजाबी गाना भी नहीं गा रहे, आप भोजपुरी भाषा की सेवा कर रहे हैं, तो मर्यादा का सम्मान और कला का सम्मान करना जरूरी है। अगर आप खुद ही सम्मान नहीं देंगे, खुद ही उसका स्तर नीचे गिराते जाएंगे, तो ये आपका योगदान थोड़ी हुआ। बिल्कुल, ये तो आपके पीछे जो सीनियर आर्टिस्ट ने इसको एक पायदान पे बनाया है, एक जगह पे बनाया है। डिजिटल के अंदर आज अगर मैं आपको मेटा डाटा प्रेजेंट करूं या एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूं, ये पूरा इंडस्ट्री भोजपुरी का 1 साल का 2,500 करोड़ का है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात पे। मैं 4 बड़ी कंपनियां संभालता हूं, कॉर्पोरेट काम करता हूं, अभी नाम लेना उनका वाजिब नहीं है, आप सब जानते ही हैं। अगर मैं आपको उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताऊं तो ये 2,500 करोड़ का बाजार है। इस बाजार में सिर्फ भोजपुरी गाने ही आते हैं, लेकिन क्या है कि इस बाजार को और ऊंचा ऊंचा ले जाने के लिए आप उसका स्तर गिराते जा रहे हैं। ठीक है, फंडिंग होती है, पैसा आना चाहिए, कलाकारों को रिच भी होना चाहिए। कलाकार का कमाई का जरिया सिर्फ गाना बजाना ही है। अगर उसको आप एक सही माध्यम से करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि ये 2,500 करोड़ तो बहुत ही छोटी रकम है, ये बाजार तो कई लाखों करोड़ का होना चाहिए। तो उसके लिए जो कलाकार काम कर रहे हैं पहले से, जो कलाकार काम कर रहे हैं अभी, और जो आने वाले कलाकार हैं, अगर अपना लेवल बना के नहीं चलेंगे ना, तो ये बाजार वहाँ से निकल के बिल्कुल नीचे हो जाएगा। सर लग सकता है कि भोजपुरी का अस्तित्व आने वाले समय में ऐसे अगर कलाकारों को जैसे ख़त्म हो सकता है? दोबारा पूछिए एक बार सवाल। लग सकता है सर ऐसा कि अगर ऐसे कलाकार अगर लगातार भोजपुरी में ऐसे गाने गाते रहें तो भोजपुरी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मेरा इस मामले में मानना है कि अस्तित्व को तो ख़त्म ऊपर वाला ही कर सकता है, लेकिन आप क्या करोगे कि लोगों को जो आप पेश कर रहे हो लोग वही सुनेंगे। सबसे पहले तो आपका ये नैतिक धर्म है, नैतिक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका मतलब जो भी कहूँगा वल्गैरिटी को, चीज़ों को, ये को ख़त्म करें। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अभी क्या है कि
जो यूथ सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारे देश के अंदर है, जिसकी परसेंटेज 65% से ऊपर बताते हैं, उसमें बहुत बड़ा भाग बिहार यूपी से भी आता है। जी, वो कहीं ना इस सब चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। अगर गाना कंज्यूम करने वाला, ठीक है, देखिए हर प्रदेश, हर जगह, हर शहर, हर देश में अच्छे और बुरे लोगों का कॉम्बिनेशन होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन वो प्रांत सिर्फ अच्छी चीज़ों के कारण ही जाना जाता है, बुरों को हमेशा निगलेक्ट करके पीछे किया जी, जाता है। ये खाली मैं बिहार की या यूपी की या दिल्ली की या XYZ बात नहीं कर रहा, मैं इसको एक ग्लोबली बात कर रहा हूँ। जी, अच्छे बुरे लोग होते हैं, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी बॉयकट का टाइम आ चुका है। बिल्कुल। कई लोग अपोज भी करते हैं सब चीज़ों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीधी सी बात है भाई साहब, ये आपका काम है, आपका करियर है, आपकी लाइफ है, इसको जितना स्टैंडर्डाइज कर लेंगे उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं सर। जिस तरह से हमने देखा, आप बैक एंड पे भी चले गए थे, जब वापस ही आए 1 साल के करियर अगर आपको देखें तो बहुत ही बेहतरीन गाने, ज़िंदगी ज़िंदगी 2, तेरे मेरे दरमियाँ भी अभी हाल ही में बारिश आई, और इसके म्यूज़िक सर बिल्कुल ही डिफरेंट थे। हमें लगा ही नहीं कि हम भोजपुरी में हैं, भोजपुरी के गाने सुन रहे हैं, और जब ये बजे तो म्यूज़िक लगा कि सर हम एक अलग रिकॉर्ड पे हैं, हम बॉलीवुड को टच दे रहे हैं, हमारे गाने एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सर आपने सोचा कैसे था कि बिल्कुल थोड़ा चेंजेस किया जाए ताकि भोजपुरी के पैटर्न को बदल दिया जाए? देखिए मेरा दोबारा से जब मैंने काम शुरू किया तो काम तो कर रहे थे, बीच में पंजाबी कर रहे थे, हिंदी फिल्में कर रहे थे, और भी कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं, बड़े सारे सीरियल्स कर रहे हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली भोजपुरी की बात करूं या मैं रीजनल लैंग्वेज के एक नए अवतार की बात करूं, तो देखिए आपका ना एक नैतिक धर्म बनता है कि आप जब भी आएँ कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएँ जो आपको, आपके काम को, आपके चाहने वालों को, आपके सुनने वालों को अपग्रेड करे। बिल्कुल। इससे पहले मैं इस बात में थोड़ी सी एडिशन करता हूँ। आज आपको कोई अच्छा गाना सुनना होता है तो हिंदी कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हर जगह होता है। उनका साउंड क्वालिटी सुनिए, उनकी आप टेक्निकलिटी सुनिए, उनके आप सिंगर सुनिए, उनका सब कुछ करिए। जब भाई बॉलीवुड में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जी, और अगर मैं थोड़ा सा और इस चीज़ को डिटेल्ड करूँ तो वहाँ भी जो लोग सिंगर बैठे हैं उठ के तो हमारे ही प्रांतों से गए हैं। बिल्कुल। वो एक गेटवे है, ठीक है, और ये इंडस्ट्री उसका एक प्रतिरूप कह लीजिए या उसका आने वाला भविष्य का एक बहुत बड़ा रूप कह लीजिए। अगर यहाँ भी वो चीज़ें चालू हो जाएंगी तो आपको अपनी भाषा में वो हाई एंड क्वालिटी, वो सारा कुछ सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो नेचुरली है कि आपकी चाह इसके प्रति और बढ़ने लगेगी। और सबसे आवश्यकता होती है समय के हिसाब से चेंज। आप समझ रहे हैं ना, आप रोज ही एक काम प्रतिदिन नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो आप कुछ टाइम में उसमें ऊब जाएंगे। जी। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसमें नित्य दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और लोगों का इसके साथ जुड़ाव बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ अच्छा सुनने करने को मिले ताकि लोग भी उसको पसंद करें और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। जी, जी, सर आखिरी सवाल पे आते हैं। सर जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं सुपर हिट हो रहे हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे बज रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट में सर आपके कौन कौन से ऐसे गाने हैं और कौन कौन से स्टारों के साथ हैं, सो हाल ही में बहुत जल्द सुनने को मिल जाएंगे? देखिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ के सुपर स्टारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन मेरे में ना एक जिद भी है कि मेरे को जिस कलाकार में टैलेंट है ना, अगर मेरे से, मेरी टीम से, मेरे जैसे सोचने वाले लोगों के साथ मिलके अगर वो लोग भी बाहर आके उस कैटेगरी में जाएं तो इससे बड़ी सफलता मैं नहीं मानता कि शायद मुझे मिलेगी। अगर वो लोग भी बाहर आएँ, नए स्टारों के साथ आएँ और नए स्टार और बने, उनको देख के लोग इंस्पिरेशन लेके यार मुझे भी ऐसा काम करना है, तो ये एक लंबी फेरिस्त चलती रहेगी और नए नए कलाकार आते रहेंगे। और अब आपने पूछा कि नया क्या आने वाला है, आप जानते हैं हमारे यहाँ के जो महाराजा लोग सुपरस्टार हैं उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ धमाकेदार आपको सुनेगा। जी। फिर आपको एक बार फिर पिंकू बाबा के कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे। लॉलीपॉप 2 सर, इसमें म्यूजिक आपके नजर आने वाले हैं क्या? सर मैंने एक बना दिया और उसके बाद दोबारा मैं तो नहीं बना सकता, अब मुझे डर लगता है। तो लॉलीपॉप 2 के लिए जो भी कर रहे हैं मेरी शुभकामनाएं, मेरी यही राम राम है जी। जी, जी सर, जाते जाते और आखिरी सवाल, जिस तरह से सर भोजपुरी पैटर्न बेस पे काम हो रही है, यहाँ के राइटर काम करते हैं, अच्छे गाने भी लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिनके लिरिक्स बहुत ही वाहियात रहते हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, वैसे लोगों को सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पैसे इकट्ठे करो, उनका इलाज कराओ, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको सभ्य बनने की ज़रूरत है। अब इतना ही कर सकते हैं हम। अगर हम देखें कि हमारे परिवार का कोई सदस्य खराब हो रहा है तो आप क्या करोगे? उसको प्यार से समझाओगे, पहले थोड़ा बहुत नहीं मानता तो फिर थोड़ा डांट लोगे, जितना मर्जी समझा लोगे, जब वो नहीं समझेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यही सोचोगे ना इसको कोई दिमागी बीमारी है। तो पैसे हैं तो इलाज करो, नहीं तो इकट्ठे करके इलाज कराते हैं, सब सुधर जाएंगे। जी, जी सर,
सर हमारा शॉर्ट इंटरव्यू था। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इजाज़त चाहेंगे और आपसे विनती भी चाहेंगे कि हमारे भोजपुरी जितने भी फैंस हैं जो हमें देखते हैं और जितने भी भोजपुरी कलाकारों के फ़ैन हैं, उनको सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि सफलता का सिर्फ एक ही जो सबसे अच्छा फ़लसफ़ा लोग कहते हैं, मेहनत करना। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आपको गड्ढे खोदने हैं, टेंटो लगाना, ईंटें बनानी है। मेहनत करने का मामला है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, संगीत से अगर गाने वाले हैं, तो रियाज़ एक ऐसी कुंजी है, जब तक आप जीवित रहेंगे उसको आपके हाथ से कोई नहीं लिख सकता। लिखने वाले हैं, नया सोचिए, अच्छा सोचिए। आप पहले अपने आप को अपग्रेड करिए, आपका काम ऑलरेडी अपग्रेड हो जाएगा। और मेहनत करते रहिए, सफल रहिए। सफलता का आज बिहार के गानों का, भोजपुरी गानों का यूट्यूब देख लीजिए आप, या जितने भी चार्ट बस्टर बड़ी बड़ी जगहें हैं, सब टॉप ट्रेंडिंग में लिस्टों में होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको वो लेवल दीजिए जो ये लेवल डिज़र्व करता है इंडस्ट्री। कुछ भी करके नहीं, अभी भी जो कर रहे हैं लोग ऐसे भी प्यार नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेवल अप, अपग्रेडेशन सभ्य तरीके से, वाइस तरीके से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर अपना बेहतरीन सफल देने के लिए। तो हमारे साथ आज विनय विनायक जी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है और मेरा दिल भी नहीं भर रहा है। बहुत फिर मुलाकात करेंगे सर से। और सर की जो बात थी, मेरी लाइफ का पहला ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे सर ने खुले तौर पे कहा है कि अगर भोजपुरी अश्लील है तो उसको अश्लील कहो, और वैसे राइटरों को सीख लेनी चाहिए कि आप थोड़े बेहतर करिए और ऐसे करिए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे कोई नई इंटरव्यू में, जहां आप एक बार फिर से भोजपुरी के कलाकारों से रूबरू होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।